आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का पार्ट 18। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो ये पार्ट धनराज पिल्ले के बारे में है, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं और इस समय वो भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधक हैं। तो ये एक साक्षात्कार है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, विनीता पांडे द्वारा लिया गया था। उसी इंटरव्यू को ये संपादित अंश है, संपादित यानी जो पब्लिश हुआ था उसी का ये पार्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा। कष्टसाध्य यानी परिश्रम से भरपूर, मेहनत से भरपूर। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो धनराज पिल्ले इसके बारे में बताते हैं। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी हॉकी का शौक़ हुआ। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। हैसियत होता है स्थिति या फिर सामर्थ्य। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो हॉकी स्टिक खरीद सकें, इसलिए अपने साथियों से स्टिक उधार मांगकर ही उन्हें काम चलाना पड़ता था। वे भी मुझे तब मिलती जब वो खेल चुके होते थे और इसके लिए बहुत धीरज यानी पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, यानी जब इनके बड़े भाई का इंडियन कैंप में सिलेक्शन हो गया तब उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक जो थी वो धनराज को दे दी। वह नहीं तो नहीं थी, यानी न्यू तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वो मेरी अपनी थी। तो इसलिए कि जब वो नई स्टिक नहीं खरीद सकते थे, उन्हें पुरानी मिली, तो वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा था मेरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू का मतलब होता है कि कोई बहुत झगड़े करने वाला, लड़ने वाला होता है तो उसे जुझारू कहते हैं। मैदान में भी और मैदान के बाहर भी, यानी ये कहीं पर भी गुस्सा आता था तो ये लड़ने लगते थे। इस तरह का स्वभाव था इनका। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक, जो 1988 में हुए थे, के लिए नेशनल कैंप में बुलावा ज़रूर आएगा, पर वो नहीं आया। तो उनकी उम्मीद टूट गई कि उनको लगा कि शायद उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन उनके यहाँ कोई भी कॉल नहीं आई। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई। मगर एक साल के बाद ही ऑलविन एशिया कप में के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उस दिन के बाद उनको सक्सेस मिलती गई और उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार से यादें जुड़ी हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ के बारे में वो बताते हैं। धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी पढ़ने लिखने में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंच गया, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती, यानी वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थे। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? तुनुक मिजाज होता है जो बहुत जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाए या चिढ़ जाए तो उसे तुनुक मिजाज कहते हैं। आगे कहती हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक यानी हमला करने वाले। तो इस बात पर धनराज जी कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। उनका ऐसा स्वभाव उनके बचपन से संबंधित है। मैं हमेशा से ही अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस करता हूँ। असुरक्षित यानी अनसेफ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हम पालन
पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। तो यहाँ पर धनराज जी ये बताते हैं कि जो उनका गरीबी भरा बचपन था, उसमें उनकी माँ ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उनके पालन पोषण में, उनके भाइयों के पालन पोषण में, और उनका स्वभाव जो है कुछ इसी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन मैं बिना लौग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। यानी कहते हैं ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना आपा खो बैठता है और उसे नहीं समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन धनराज पिल्ले का स्वभाव कुछ इस प्रकार का ही था। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता था। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता था। उकसाना यानी किसी को गुस्सा आने पर मजबूर करना। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। भावुक मतलब इमोशनल। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवारों की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? अहमियत यानी इम्पोर्टेंस। तो फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उनका ये सवाल था। धनराज जी बताते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करी। मतलब जो भी सिखाया, माँ बाप तो वैसे भी अच्छा ही सिखाते हैं। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को भी विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। यानी पोलाइटली, मतलब आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाओ, आपको घमंड नहीं करना चाहिए। ये सीख उनको उनकी माँ ने दी। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह हैं। वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? आंसर, धनराज जी बोलते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें भाग लेने के लिए 1988 में वो नई दिल्ली गए। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वलो ने मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। तो वो दोनों मुझे एक कोने में ले गए और उन्होंने जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है, जिसे हम एस्ट्रोटर्फ भी कहते हैं, तो उसके बारे में बताया कि इस पर किस तरह से खेला जाता है। और जब वो ये मुझे बता रहे थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू कर देख रहा था, और मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान ने यानी साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि जिससे कृत्रिम घास भी उगाई जा सके। विनीता, हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो धनराज जी इस पर बताते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। यानी उन्होंने ब्रांड न्यू कार नहीं खरीदी। सेकंड हैंड यानी जो दूसरा एक बार चला चुका हो उसको बोलते हैं सेकंड हैंड, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। जब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत यानी जो रुतबा होता है, शोहरत होती है, वो पैसा साथ लेकर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तब मैं भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में, बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से अब बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बैंक की शादी की, फिर अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है, जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था। फोर्ड आइकन बहुत महंगी गाड़ी है, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था।
मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना। आर्थिक तंगी यानी जो इकोनॉमिक क्रंच होते हैं, जब पैसे की कमी होती है उसे बोलते हैं आर्थिक तंगी। तो उनको दूर करना उनकी पहली जिम्मेदारी थी और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना भी उन्हीं का फ़र्ज़ था। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। 2 BHK जो है वो इन्होंने वहाँ पर खरीदा। घर छोटा ज़रूर है लेकिन हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी भी नहीं हो पाती। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तो ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान, रुतबा, ये सब मिला तो हॉकी के कारण ही मिला। तो धनराज इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, साक्षात्कार में उल्लेख किया गया है कि धनराज पिल्ले दुबली कदकाठी के हैं। वे बहुत जुझारू स्वभाव के हैं, अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन का समय संघर्षपूर्ण होने के कारण वे तुनक मिजाजी हैं। इन्हें गुस्सा अधिक आता है। वे अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। पहले वे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर खुद को हीन समझते थे, लेकिन बाद में हॉकी से मिली प्रसिद्धि से उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। प्रश्न 2, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, धनराज पिल्ले का जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही। इनका बचपन जो है मुश्किलों से भरा हुआ था। गरीब परिवार के होने के कारण इनके पास अपनी हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। हॉकी खेलने के लिए इन्हें अपने साथियों से उधार हॉकी स्टिक मांगनी पड़ती थी और वो भी उन्हें तब मिलती थी जब उनके साथी हॉकी खेल चुके होते थे। इन्होंने अपने जीवन की पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में चयन हुआ। तब इनके भाई ने अपनी पुरानी हॉकी स्टिक इनको दे दी। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब ये 1988 में नेशनल में भाग लेने के लिए दिल्ली आए। इनकी पहली गाड़ी सेकंड हैंड अरमाडा थी। काफ़ी नामी खिलाड़ी बनने के बाद भी इन्होंने लोकल ट्रेनों में, बसों में सफ़र किया। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें पवई में एक फ्लैट दिया और सन 2000 में इन्होंने अपनी फोर्ड आइकन खरीदी। तो इस तरह से इनका जो ज़मीन से आसमान तक का सितारा बनने का सफ़र था वो था। प्रश्न 3, मेरी माँ मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले ने इस बात का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, सफलता से लोग प्रायः घमंड में अंधे हो जाते हैं, इसलिए धनराज की माँ ने उन्हें विनम्र रहने की सीख दी। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को विनम्रता से हल किया जा सकता है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र ही रहना चाहिए, जैसे फल से लदा एक पेड़ झुका रहता है। तो ये तो इसके प्रश्नोत्तर हो गए और इसके आगे के प्रश्नोत्तर के लिए मैं आपको वीडियो में प्रश्नोत्तर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो आपको इस बुक से रिलेटेड सारे चैप्टर्स वहाँ से मिल जाएंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।